हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज में कंप्लीट कर चुके थे 44 टॉपिक तक। हम लोग पढ़ना है 45 संसद की वित्तीय समितियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संसद की जो वित्तीय समितियाँ, ये समिति है क्या? तो सबसे पहले आता है प्राक्कलन समिति, उसके बाद दूसरा पे आता है लोक लेखा समिति, फिर आता है हम लोगों का किधर गया लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य, तीसरा पे आता है सरकारी उपक्रमों की समिति, कुछ अन्य मुख्य समितियाँ भी देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग को ये सब कंप्लीट कर लेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समिति। तो सबसे पहले जो आता है प्राक्कलन समिति पढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्राक्कलन समिति होता क्या है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य? तो 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक ना। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य ही मात्र होते हैं। मात्र लोकसभा के कितने सदस्य? तो 30 सदस्य होते हैं। इतना याद रखना है। क्या इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। नोट में देखिए क्या कह रहा है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति जो है ना, वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं। आगे देखिए कह रहा है समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो प्रत्येक साल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक ना। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है, मात्र 1 साल होता है। कितना? मात्र 1 साल। 30 को सदस्य, मात्र 1 साल। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है ना। मई में शुरू होगा और 30 अप्रैल को अप्रैल लास्ट तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। और 1 साल तक रहता है 30 व्यक्ति का। समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा तो होता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। इसकी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओ माय गॉड। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किंतु यदि लोकसभा का उप अध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष है इस समिति के सदस्यों में, फिर उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, ये सब आदि विषय पर रिपोर्ट देती है, ठीक ना। ये सब रिपोर्ट देने का काम किसका है? तो लोक लेखा समिति का है। सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, संगठन में कैसे कुशलता लाया जाए, जो भी संगठन है, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, ये सब लोक लेखा समिति का क्या है? तो ये सब आदि विषय पर वो रिपोर्ट देती है ना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। प्राक्कलन समिति के जो प्रतिवेदन है, क्या उस पर सदन में बहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है ना और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है तब। परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है, मतलब सालों भर करती है, और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष में रखती है। तो प्राक्कलन समिति कुछ ज़्यादा है नहीं, 30 सदस्य होते हैं, 1 साल के लिए चुना जाता है और मई से अप्रैल तक चलता है। और क्या क्या देखे थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। और मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही मनोनीत कर देता है। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष इसमें रहेंगे तब वो रहेंगे, अगर नहीं रहे तो फिर कोई भी समिति का अध्यक्ष चुनता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। और क्या क्या देखे थे? हाँ, बस इसका काम क्या है? यही सब काम है। सरकारी खर्च करना, कैसे कमी लाया जाए खर्च में, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन का सुधार कैसे किया जाए, ये सब का रिपोर्ट देना काम है। और इसका प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तो देख लिए, अब आता है लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन होता है लोक लेखा समिति, नाम ही एक जैसा है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है? लोक लेखा समिति है, ठीक ना। रूप में ज्ञात की समिति के 22 सदस्य होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में उससे थोड़ा सा कम होता है सदस्य। कितना? 22 को सदस्य होता है इसमें लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में 30 सदस्य होते थे 1 साल के लिए।
तो देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये जुड़वा बहन होता है प्राक्कलन समिति का। अब देखिए कह रहा है जिसमें 15 गो सदस्य जो होता है ना वो लोकसभा से और 7 गो सदस्य राज्यसभा से। हाँ ध्यान देना है, जो प्राक्कलन समिति था उसमें मात्र 30 के 30 सदस्य किससे थे, तो लोकसभा से ही थे। किससे थे? लोकसभा से थे। राज्यसभा से थे? नहीं थे। लेकिन जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्यों में से 15 गो सदस्य लोकसभा से और 7 गो सदस्य राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। ध्यान रखना है, ये भी 1 वर्ष के लिए है। और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 गो सदस्य राज्यसभा से चुना जाता है। टोटल 22 गो हुआ। लोक लेखा समिति के बारे में बात किया जा रहा है। और देखिए इसे लघु लोकसभा भी कह देते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? छोटा लोकसभा। लोकसभा भी छोटा लोकसभा भी कह देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो कहना चाहिए प्राक्कलन समिति को, लेकिन इसे ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। लघु है तो लघु किया जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो क्वेश्चन आया कि लघु लोकसभा किसे कहते हैं? प्राक्कलन लोक लेखा, तो हम लोग लोक लेखा समिति को बोलेंगे, है ना। भले प्राक्कलन समिति में सारा का सारा लोकसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष फिर से चुना जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता। जो मंत्रिपरिषद होता है 15%, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता है। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है, समिति का कोई भी सदस्य आगे चलकर क्या बन जाता है? मंत्री बन जाता है, तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। तब मंत्री बन गया तब इधर समिति से उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा, है ना। कोई एक ही में रहेगा, या मंत्री रहिए या समिति में रहिए। तो आगे देखते हैं, कह रहा है लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का वर्ष जो था 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया। तो 1919, 20, 21 2 साल के बाद 1921 में इसको गठित किया गया था। कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से लोक लेखा समिति को 1921 में गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोक लेखा समिति को कब गठित किया गया? तो 1921 में किया गया। कि कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 2 साल के बाद 1921 में गठित किया गया, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे क्या कर सकते हैं? तो मोंटफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसी को मोंटफोर्ड सुधार कहते हैं। मोंटफोर्ड सुधार, है ना। चलिए आगे देखा जाए। मोंटफोर्ड सुधार तो हम लोग देख लिए। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया। इसी को क्या कहा जाता है? मोंटफोर्ड सुधार कहा जाता है। समिति के जो सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो इस समिति है, इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो होता है, इस समिति का अध्यक्ष का मनोनयन कौन कर सकता है? तो ये भी लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। प्राक्कलन में भी लोकसभा के अध्यक्ष चुन रहे थे और इसका भी लोकसभा के अध्यक्ष ही चुन रहे हैं। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। जो लोकसभा सचिवालय होता है, लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। लोकसभा सचिवालय क्या करता है? तो इस समिति के कार्यालय की भूमिका को अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी, 1967 का बात है, प्रथम बार श्री मीनू मसानी जो थे, श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने। क्या बने? विरोधी दल के नेता बने श्री मीनू मसानी। तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया। तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष क्या कर दिया गया? भी मनोनीत कर लिया गया। जब 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी जो थे विरोधी दल के नेता बने ना, तो उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया, क्योंकि इसका काम रहता है जांच करना जो सत्ता में है, जाहिर सी बात है। तो जो विरोधी दल का नेता होगा वही अच्छा से जाँच करेगा। और उसी समय विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हो गई उसी समय से, कि विरोधी दल का जो सदस्य होगा उसी में से किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा 1967 के बाद, ठीक ना। सबसे पहले मीनू मसानी बने थे, विरोधी दल के नेता थे, उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तब से 1967 से ही चलते आ रहा है। अपोजिट दल के नेता ही क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति से अलग है ना, क्योंकि उसमें जो था लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जा रहे थे, लेकिन इसमें जो है विरोधी दल का नेता, मतलब कि लोक लेखा समिति जो है, प्राक्कलन नहीं, लोक लेखा समिति में विरोधी दल का नेता क्या बन सकता है? अध्यक्ष बनता है। क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो विरोधी दल का नेता। जैसे अभी कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी। लोक लेखा समिति के अभी पूछ दे तो कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी हो जाएंगे। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
लोकलेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है। 7 वो रहते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लोकलेखा समिति में जो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं उनको सह सदस्य माना जाता है, साथी माना जाता है। उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, मत नहीं दे सकते हैं। 15 को है वही मत देंगे, है ना। अच्छा, गलत बात है। चलिए आगे देखा जाए। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य, इसका कार्य क्या क्या है। लोकलेखा समिति तो लंबा है ना, चलिए ज़्यादा नहीं है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। देखिएगा, आप देखिए ये क्या कर रहा है। अब जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो जो अपना जो लेखा परीक्षण देते हैं उससे संबंधित प्रतिवेदन को ये जांच करता है, ठीक है ना। तो ये खुद दूसरे को जांच करना काम रहता है इनका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। अब इनका भी जांच सही से कर रहे हैं कि नहीं वो कौन करेगा, लोकलेखा समिति का कार्य है। वाह, ठीक ना। और भी कार्य हैं। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन के द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जाँच करना। भारत सरकार जो खर्च कर रही है, सदन के द्वारा प्रदान की गई जो राशि हैं, राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जाँच करना। संसद द्वारा प्रदान की गई जो धनराशि के अतिरिक्त, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन उपस्थितियों की जांच करती है। धन को निष्कासन से मतलब ये जांच करना इसका काम है लोकलेखा समिति का। और जो है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो खुद जांच करते हैं उनका भी जांच करना इसका काम है लोकलेखा समिति का। मतलब एक दूसरे से फंसा के रखा गया है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों में जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। जिसके कारण क्या करना पड़ा, तो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। किसके कारण अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। समिति जो है राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को क्या कर सकती है, तो खोज सकती है। लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है लोकसभा को देता है, जिसमें कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाया जा सके। तो लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको देता है, लोकसभा को देता है, जाहिर सी बात है। राज्यसभा तो 100 सदस्य होता है और 22 को इसमें होते हैं, इसमें से 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से, 100 सदस्य जो मतदान नहीं देते हैं। देखिए आगे देखा जाए सरकारी उपक्रमों की समिति, एक ऐसा समिति है। प्रकांड समिति, लोकलेखा समिति तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तीसरा नंबर का समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति। कौन सा समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति। तो कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति, कृष्ण मेनन समिति है। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर, सार्वजनिक जो उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए, जो सार्वजनिक उपक्रम है उस पर नियंत्रण करने के लिए लोकसभा ने क्या किया, सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। यही जो है सरकारी उपक्रमों की समिति कहा जाता है। देखिएगा इस समिति में 22 को सदस्य, देखिए इसमें भी 22 को सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 को लोकसभा, 7 को राज्यसभा। सेम टू सेम लोकलेखा समिति के जैसा ही, सेम टू सेम। और इसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होता है, कोई भी मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं रहेगा, मंत्री रहेगा ही नहीं इस समिति का कोई भी सदस्य। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में, शुरुआत में इस समिति का गठन किया जाता है और अप्रैल में खत्म किया जाता है ना। समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। सेम टू सेम इस समिति के निम्न कार्य हैं: सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन की और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ, ऐसा विषयों की जांच करना जो सदन या फिर अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, मतलब इग्नोर किया जाए शायद। चलिए आगे देखा जाए। अच्छा, निर्दिष्ट दिशा निर्देश दिया जाए।
ओह अच्छा, निर्देश किया जाए सदन और अध्यक्ष के द्वारा। चलिए आगे क्या कौन समिति देखा जाए तो सबसे पहले है कार्य मंत्रणा समिति। यह कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का कार्य मंत्रालय समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। इतना जरूरी न है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होता है। एक लोकसभा का अध्यक्ष है और एक में लोकसभा का उपाध्यक्ष है। वाह। गैर सरकारी वाला में लोकसभा का उपाध्यक्ष है, कार्य मंत्रणा वाला में लोकसभा का अध्यक्ष खुद है, पदेन अध्यक्ष होता है। 15-15 को दोनों में सदस्य हैं। नियम समिति क्या है? लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य, इसमें भी 15 ही हैं, जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सभापति एवं सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। अच्छा, लोकसभा का अलग नियम समिति है, राज्यसभा का अलग नियम समिति है। लोकसभा में 15 को है, राज्यसभा में 16 सदस्य हैं, सभापति और उपसभापति लेके। सभापति और उपसभापति वही लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति जो है, इसमें कौ सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 20 को लोकसभा से, 10 को राज्यसभा से, ठीक ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 30 सदस्य होते हैं, 20 को लोकसभा, 10 को राज्यसभा। ग्रंथालय समिति क्या होता है? तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। ग्रंथालय में कितना सदस्य? तो 9 को सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष उसमें से 6 को चुन लेंगे, राज्यसभा के सभापति उसमें से 3 को चुन लेंगे राज्यसभा से, और 9 को हो गया ना। तो ग्रंथालय समिति जो है 9 को सदस्य होता है। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर का सबका प्रत्येक वर्ष ही किया जाता है, 1 साल के लिए। संयुक्त संसदीय समिति JPC, ज्वाइंट संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी, यह देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है। अच्छा, यह देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है। सबसे शक्तिशाली जांच समिति का नाम क्या है? तो संयुक्त संसदीय समिति JPC। देखिएगा, ये देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सांसद होते हैं। इसके सदस्य क्या होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सांसद होते हैं। जब भी किसी मुद्दे की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठन करने की मांग उठती है, तो दूसरे सदन को यह सूचित करना जरूरी होता है कि मामले की निरपेक्ष जांच के लिए वह भी कुछ सदस्यों को चुने। इसके समन की अवहेलना को सदन की अवमानना कहा जाता है। आगे देखिए, संयुक्त संसदीय समिति कब कब गठन किया गया, क्या क्या नाम से, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जांच का विषय क्या क्या रहा। तो सबसे पहले समिति बनाया गया शंकरानंद समिति 1987 में, शंकरानंद समिति, और अध्यक्ष थे वी शंकरानंद, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया वी शंकरानंद समिति। देखिए इसका जांच का विषय क्या था, तो बोफोर्स तोप खरीद घोटाला जो हुआ था, बोफोर्स तोप खरीद घोटाला की जांच के लिए शंकरानंद समिति की गठन किया गया था 1987 में। मिर्धा समिति जो है राय निवास मिर्धा के द्वारा 1992 में किया गया। शेयर बाजार घोटाला जो हर्ष मेहता के द्वारा किया गया, शेयर बाजार घोटाला, उसकी जांच के लिए मिर्धा समिति किया गया। त्रिपाठी समिति जो है केतन पारिक शेयर घोटाला के द्वारा त्रिपाठी समिति गठन किया गया 2001 में, और ये प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे। त्रिपाठी, पवार में पवार आएगा, चाको में चाको, सब अपने अपने टाइटल को लेकर समिति के नाम रख दिए हैं। पवार समिति 2003 में, और ये इसका जो क्या था विषय, तो शीतल पेयों में जो कीटनाशक प्राप्त होने का मामला था, उसके लिए जांच के लिए ये पवार समिति का गठन किया गया। चाको समिति 2011 में लेटेस्ट में PC चाको जो इनके अध्यक्ष थे, और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को जांच के लिए चाको समिति का क्या किया गया था, तो चाको समिति का गठन किया गया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। उसको एक बार अच्छा से देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। टॉपिक नंबर 46, पंचायती राज। देखिएगा, पंचायती राज कह रहा है लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का जो संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। देखिए कह रहा है लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का जो संकल्प था स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है स्थानीय स्वशासन के लिए। किसका? तो लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का जो संकल्प था वो स्थानीय स्वशासन के लिए क्या था, एक मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता था। रिपन को जो था ना, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहता है, पिता कहा जाता है।
ठीक नहीं था, रिपन ठीक था। तो आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी की सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होता है। तो पंचायती राज से आपको रिलेट करना है लॉर्ड रिपन का, क्योंकि इसी के स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है। 1882 में इसने संकल्प लिया था स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत का स्वशासन, खुद का अपना पंचायत रहेगा, राज रहेगा, पंचायती राज। तो इसीलिए इसने जो अपना जो संकल्प लिया था इसको मैग्ना कार्टा कहा गया, और इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, जो भी विकास हो रहा है विकास की प्रक्रिया में जन का भागीदारी को सुनिश्चित करना था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। विकेंद्रीकरण मतलब फैलाना चारों तरफ, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभ आरंभ जो था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। ये तो आपको याद होगा, राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था पंचायती राज का पहला शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिन। वो भी कब? तो 1959 में। कब? 1959 में, बहुत पीछे लंबा समय से हुआ पंचायती राज 1959। इसको याद रखना जरूरी है, 1959 में, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिला में, ठीक है। आगे देखते हैं। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने क्या किया था? आंध्र प्रदेश राज्य में भी पंचायती राज का प्रारंभ कर दिया। 11 अक्टूबर को, मतलब 2 अक्टूबर से कितना दिन? 9 दिन बाद। 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिए पंडित नेहरू ने? आंध्र प्रदेश राज्य में भी पंचायती राज का प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले तो राजस्थान में, दूसरा बार आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले सबसे पहले राजस्थान और 2 अक्टूबर 1959 को, और फिर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को, 9 दिन के बाद। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाएगा तब क्या होगा? तो उसकी अवधि जो होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए, प्रथम जो अधिवेशन चल रहा है उसके लिए नियत तारीख से 5 साल होगा। यह अनुच्छेद 243 के अंगों में लिखा गया है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाए तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। कोई पंचायत खत्म कर दिया जाए तो उसका विघटन हो गया समझ लीजिए, तो 6 महीने के अंदर उसका क्या किया जाए? दोबारा अवधि के लिए उसका जो है निर्वाचन कराया जाए। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो, 6 महीने से कम बची हो, 2-4 महीना बची हो, तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना ठीक नहीं रहता है, ठीक ना, जरूरी नहीं होता है। चलिए 7-8 महीना है तो फिर करा लेना चाहिए, 2-3 महीना रहे तो छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 243 के 4 में क्या कहता है कि इसके अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए ये जो है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित जो समिति था, पंचायत की जो राज व्यवस्था में सुधार हेतु, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार गठन समिति कौन है कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए ये समिति गठित किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जाहिर सी बात है 1957 में, है ना। फिर आता है अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, ठीक ना, 1977 एक ही बार कितना? 20 साल के बाद। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। ये सब है क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समिति था, पंचायती राज व्यवस्था में क्या सुधार करने के लिए। फिर आता है तीसरा जीवीके राय समिति, ये 1985 में आया था, और LM सिंघवी समिति 1986 में आया था। 64वां संविधान संशोधन 1989 किया गया पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए, और 73वां भी संविधान संशोधन किया गया 1993 पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं, यदि किसी पंचायत को सबसे पूर्व विघटित कर दिया जाए तो अच्छा, चलिए तो हो गया। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है तो उसकी अवधि 6 महीने के बची हो तो शेष अवधि का निर्वाचन जरूरी नहीं होता। अनुच्छेद 43 के अनुसार पंचायत सदस्य का बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। अब आगे नोट में क्या कहता है? पंचायतों की जो वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन मतलब लेखा जोखा जो जांच पड़ताल करने के लिए, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। जो वित्त आयोग है
वित्त आयोग के जो गठन का प्राधिकार है, वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। किसे है? तो राज्य के गवर्नर को है। किसे है? तो राज्य के गवर्नर को है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार है, वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार है, वो राज्य के गवर्नर को है। राज्य के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो राज्यपाल। उन्हीं को है पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करना, वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार करना। अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया था, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किया था। द्विस्तरीय कि 2 स्तर पे होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन इससे पहले जो 1957 में आया था, क्या जी था जी, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता जो समिति था वो त्रिस्तरीय पे आया था। तो कितना लेवल पे? 3 स्तर पे आया था कि पंचायती राज कितना स्तर पर होना चाहिए? 3 स्तर पर होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता 2 स्तर पर ही था 1977। आगे देखा जाए, जीवीके राय समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। के संथानम समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। के संथानम समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए क्या किया? तो नियुक्त किया। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति जो है, एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। इस समिति की कुछ अन्य सिफारिशें थी। तो एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश किया था। एल.एम. सिंघवी समिति क्या किया जाए? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिया जाए, संविधान के में उसको ऐड करके। ये कौन सिफारिश किया था? एल.एम. सिंघवी समिति। देखिएगा, इस समिति की कुछ अन्य सिफारिश भी थी। एल.एम. सिंघवी समिति की कौन कौन सी सिफारिश थी? पहले सिफारिश तो संवैधानिक रूप से मान्यता मिले, ये था। और देखिए क्या था, तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों में संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँव का मान्यता दी जानी चाहिए। गाँवों को क्या देनी चाहिए? मान्यता दी जानी चाहिए ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए। गांव के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। गांव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास क्या होना चाहिए? तो अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। अब आता है 73वां संविधान संशोधन। हम लोग देखें तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से अ तक के कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान भी किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 जो था, भाग 9 के अनुच्छेद 243 जो कि क से अ तक कुल 16 अनुच्छेद है। क से अ तक कितना? 16 अनुच्छेद है तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो एल.एम. सिंघवी समिति जो सिफारिश किया था, बहुत सारा सिफारिश किया था। इसी सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1993 के द्वारा, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1993 में आया था। और ये 73वें संविधान संशोधन जो आया था 1993 में है। इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी के द्वारा क्या किया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन ये सिफारिश किया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति सिफारिश किया था। हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी क्या हो गया? मिल गया। कौन सा संशोधन करके? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम करके, ठीक ना, 1993 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे है? तो पंचायती राज में से रिलेटेड है, जिसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़ दिया जाए, अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर भी अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। तो अगर देखा जाए कि राज्य में, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वैसा है कि वहाँ पे ये सब हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में राज्यों को छोड़ दिया जाए। तो सब जगह पर, सभी स्टेट में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली को छोड़ दिया जाए, तो दिल्ली को छोड़ के सभी केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है,
ठीक ना। तो 4 को देखने को मिला, 3 गो स्टेट वाला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एगो दिल्ली केंद्र शासित। चलिए छोड़िए, आगे देखा जाए। ठीक है, यहाँ तो समझ लिए दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की जो मुख्य बातें हैं, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा कितना ढांचा रखा गया, तो पंचायती राज का 3 स्तर पे ढांचा बनाया गया। और ये 3 स्तर सबसे पहले कौन बोला था? बलवंत राय मेहता समिति बोला था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन व्यवस्था किया गया। आप लोग देखे होंगे गांव में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बैठाया जाता है और प्रखंड स्तर पर भी पंचायत समिति होता है। प्रखंड स्तर पर भी क्या होता है? पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर भी जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर भी क्या कहता है? जिला परिषद गठन किया जाता है। तो 3 स्तर हुआ ना, ग्राम, प्रखंड और जिला। ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन व्यवस्था की गई है। 3 स्तर, ग्राम, प्रखंड, जिला, ग्राम, प्रखंड, जिला। दूसरा नंबर कहता है पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में, जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। बताइए, जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षण रखा गया है, ठीक ना। 1/3 क्या रखा गया है? आरक्षण रखा गया है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना 1/3 रखा गया है महिलाओं के लिए आरक्षण। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका कार्यकाल कितना? तो 5 साल निर्धारित किया गया है। ये सब 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें में इसे मतलब क्या किया गया था? तो बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको दर्जा को प्रदान किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसी में सब लिखा गया इसका मुख्य बातें, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। त्रिस्तरीय और 1/3 महिलाओं के लिए, और क्या है? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए? निर्वाचन होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। पंचायत भंग हो गया तो पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। आप लोगों ने देखे होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं के अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में से निकल कर इस सबको क्या मिलता है? तो अनुदान देने की व्यवस्था किया गया है इन संस्थाओं में। तो नोट में देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है। जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, इस संशोधन जो हो गया था, तो इसके बाद पंचायती राज अधिनियम का जो निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक बना। कौन बना? प्रथम राज्य कर्नाटक बना, जो 73वां संविधान संशोधन के बाद बना। कर्नाटक कौन बना? कर्नाटक बना। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के बाद कौन सा पंचायती राज अधिनियम जो पहला राज्य बना था? तो कर्नाटक बना था, ठीक है। अब 73 तो देख लिए, जो कि पंचायती राज संविधान संशोधन से मतलब कि पंचायती राज से था। अब हम लोग 74वां संविधान संशोधन देखते हैं। ये भी किससे है? तो नगरपालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो है नगरपालिका से संबंधित है। जैसे 73वां संविधान संशोधन जो था पंचायती राज से संबंधित था, वैसे 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरपालिकाओं से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क जोड़ा गया, जिसमें उसमें भाग 9 था और क से 9 तक था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन करके नगरपालिका को जोड़ा गया। नगरपालिका को जब जोड़ा गया तो भाग 9 के क जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? 9 के क जोड़ दिया गया। और अनुच्छेद 243 में से जो हम लोग 9 तक देख लिए थे, तब त से शुरू होगा, त से लेके य तक या छ तक, त से य छ तक नगरपालिका है। कितना है? 243 के त से य छ तक भाग 9 के क जोड़ा गया एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति मिला है। 12वीं अनुसूची में कितना? कुल 18 विषय पर। कितना? तो 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति मिला है, ठीक ना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि नगरपालिका से रिलेटेड है, ठीक ना। और 9 के क जोड़ा गया, 243 के त से य छ तक है, त से य छ तक है ना। और इसमें 12वीं अनुसूची का प्रावधान भी है। 12वीं अनुसूची का प्रावधान है। और इस नगरपालिकाओं में जो 12वीं अनुसूची है, वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। नगरपालिकाओं की कितना? 12वीं अनुसूची के 18 विषय पर। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति मिला है, ठीक ना। नगरपालिकाओं को ध्यान रखना है, 12वीं अनुसूची के 18 विषय नगरपालिकाओं को मिला है, ठीक है, शक्ति मिला है।
तो आगे देखा जाए 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या है, इसकी भी मुख्य बातें को ध्यान में रखा जाए। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें ये थर्ड भाग स्थान आरक्षित रहेगा, सही बात है, उसमें भी था। किसमें था? 73वां संविधान संशोधन में भी लिखा गया था पंचायतों में 1/3 और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना। नगर की जो संस्था है, नगर की संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होना। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना। सेम टू सेम। नगर पालिकाओं के प्रकार देखा जाए तो ग्राम पंचायत है, नगर पालिकाओं के प्रकार देखा जाए तो नगर पंचायत, नगर परिषद, ये सब नगर पालिकाओं के प्रकार है जिसमें नगर लगा है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये नगर पालिकाओं के प्रकार है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम जिसमें नगर लगा हुआ है, नगर पालिकाओं के प्रकार है। तो नगर पंचायत क्या होता है? तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा जो गांव का क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसे नगर पंचायत बोलेंगे। नगर परिषद किसे बोलेंगे? तो छोटे नगर क्षेत्र के लिए नगर परिषद का नाम लेते हैं। और नगर निगम किसे बोलेंगे? तो बड़े नगर क्षेत्र के लिए, छोटे नगर के लिए नगर परिषद, बड़े नगर के लिए नगर निगम। और ऐसा जो गांव जो नगर में परिवर्तित हो रहा है उसे ग्राम नगर पंचायत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नगर पंचायत बोलेंगे। नोट में कह रहा है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में किया गया था। बहुत पहले 1688 में किया गया था नगर निगम की स्थापना। कहाँ पे? तो मद्रास में। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दिया था। आपको याद होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दिया था, ठीक ना, 1687 में। चलिए 47 नंबर देखे जाए, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। शून्यकाल, आपको पता होगा शून्यकाल संसद का एक वर्क है। देखिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछिए, फिर तब जाके शून्यकाल होगा। प्रश्नकाल माइनस में शून्यकाल, फिर तो देखना है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। तो यह 12 बजे प्रारंभ होता है। शून्यकाल कब प्रारंभ होता है? तो 12 बजे, क्योंकि सुबह में तो प्रश्नकाल चलता है, तो 12 बजे शुरुआत होता है शून्यकाल और 1 बजे दिन तक चलता है। 12 से 1 बजे दिन तक ये चलता है, 1 घंटा के लिए मात्र चलता है शून्यकाल। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है। यह जो है इस काल का अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के जो समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों ने दे दिया है। किसने दिया है? तो समाचार पत्रों ने, मीडिया वालों ने दे दिया है। इस काल के दौरान सदस्य जो है अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। इस काल के दौरान क्या चाहते हैं सदस्य? तो जो अविलंब है, रुका हुआ जो है कोई भी नियम, वो महत्व के मामलों को उठाएंगे और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। तो शून्यकाल में ऐसा देखने को मिलता है। पहले प्रश्नकाल आया, फिर शून्यकाल आया। वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। पहले 12 से 1 चलता था, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? शून्यकाल, तो वही 1 से 2 बजे तक चल रहा है। आगे देखा जाए सदन का स्थगन। सदन के स्थगन के द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसको स्थगन बोला जाता है, रोकना। या कुछ घंटे या फिर कुछ दिन भी हो सकते हैं या फिर कुछ सप्ताह को भी कहा जा सकता है। जितना दिन तक रोका जाए इसको स्थगन करना कहा जाता है। जबकि सत्रावसान के द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र अवसान। सत्र अवसान जो मतलब होता है सत्र की समाप्ति करना, समाप्ति। सत्रावसान मतलब समाप्त हो जाना, सत्रावसान हो जाना, है ना, समाप्त कर देना। विघटन देखता है, विघटन क्या होता है? विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का तो होता नहीं है, राज्यसभा तो अस्थायी है। तो विघटन जो होता है ना, केवल लोकसभा का ही हो सकता है और इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। विघटन किया जाए तो विघटन मतलब एकदम अंत ही हो जाए, लोकसभा का ही अंत हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसका सत्रावसान किया जाए, समाप्त किया जाए, सत्र को समाप्त नहीं किया जाए, एकदम विघटन मतलब कि खत्म कर दिया जाए लोकसभा। आगे देखा जाए अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न, तो सदन में किसी सदस्य के द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु
अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। स्पष्टीकरण करने के लिए कोई भी प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, उसको स्पष्ट करने के लिए फिर से अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है ना। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहते हैं, अभी हमको चाहिए इसका आंसर, उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है, मुंह से ही दिया जाता है तारांकित प्रश्न का उत्तर, और तुरंत चाहता है सदस्य। तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न जो भी पूछ सकते हैं, स्पष्ट चाहिए, ठीक ना। इस प्रश्न पर तो तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से उसका भेद किया जाता है। इस प्रश्न पर तारा लगाकर स्टार लगा दिया जाता है, स्टार लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। अन्य प्रश्नों से इसका क्या किया जाता है? तो भेद किया जाता है। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिख के चाहता है उसको अतारांकित बोलेंगे। तारांकित माने मुंह से चाहता है, अतारांकित माने लिख के चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। और अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इस प्रश्नों का अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसका जो है अतारांकित प्रश्न को सदन में उत्तर दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, उसको तो लिख के दिया जाएगा, तो सदन में देने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप दे सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन का मतलब रोकना कुछ समय के लिए। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य है किसी अविलंबीय जो रुका हुआ है, विलंबीय मतलब रुका हुआ, अविलंब मतलब चल रहा हो, तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। अविलंबीय, देखिए अविलंबनीय लिखा हुआ है ना, चलिए, तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना रहता है स्थगन प्रस्ताव, ठीक ना। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन को ध्यान आकर्षित करता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है, ठीक ना। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कितना? तो कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति चाहिए। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कितना सदस्यों की स्वीकृति चाहिए? इम्पोर्टेंट लाइन है, 50 सदस्यों की स्वीकृति चाहिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए, ठीक ना। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य होता क्या है? तो कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व के मामला है और सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसके लिए 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। पेश करने के लिए, प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? अल्प सूचना मतलब कुछ समय के लिए सूचना प्रश्न। देखिए अल्प मतलब छोटा, तो जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। मैंने 10 दिन से कम के लिए जो पूछा जाएगा उसको अल्प सूचना प्रश्न कहा जाएगा। संचित निधि क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 266 में किसका प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का प्रावधान है। 266 में संचित निधि, 66 में क्या है? तो संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। संचित निधि से अगर धन संसद में प्रस्तुत जो अनुदान है उसी मांगों के द्वारा ही खर्च किया जाता है। राज्यों का कर और शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है, संचित निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ता इसी निधि से दिया जाता है। आकस्मिक निधि क्या होता है? कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति चाहे तो अग्रिम रूप से इस निधि में धन निकाल सकते हैं। 11 नंबर क्या होता है? आधे घंटे की चर्चा। ये आधे घंटे की चर्चा क्या होती है? तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार मंगल छोड़ के बुध, बृहस्पति छोड़ के शुक्र, सोम बुध शुक्र, MDF को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। तो
तो आधे घंटे की चर्चा जो है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले जो मामला है उस पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होता है, सोम, बुध और शुक्र MDF को होता है, और बैठक के अंतिम आधे घंटे में किया जाता है। तो आधे घंटे की चर्चा कब किया जाता है, पहले, बीच में कि लास्ट में? तो लास्ट में किया जाता है आधे घंटे की चर्चा। और जो इसका तो हो गया, प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया, फिर उसको अगर दोबारा पुनः चर्चा में लाना है तो उसको आधे घंटे में कर लिया जाता है लास्ट में। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन, जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे लास्ट में बीच की जा सकती है शाम को। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए। ऐसी चर्चा का विषय जो है पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए, तथा विषय हाल के किसी तारांकित और अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले और स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। चलिए, अल्पकालिक चर्चाएं क्या होती है। तो भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 में के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में ध्यान आकर्षित किया जाता है। लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में ध्यान आकर्षित किया जाता है, अल्पकालिक सदन चर्चाएं। और ऐसी चर्चाएं के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना जरूरी होता है। विनियोग विधेयक क्या है? तो विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक के अधीन ही क्या हो सकता है? तो निकाला जा सकता है। आगे क्या है? लेखानुदान। ये लेखानुदान क्या होता है? बहुत सुनने को मिलता है लेखानुदान। देखिएगा, जैसा कि विदित है, जैसा कि मतलब दिया है, विनियोग विधेयक जो होते हैं, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, जाहिर सी बात है। किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता अगर पड़ जाए तो अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत लोकसभा जो चाहेगा लेखा अनुदान पारित करके सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकता है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं होता है। तो लेखा अनुदान का मतलब होता है कि बजट, मान के चलिए कोई विधेयक पारित किया जाए, उस पर सब चीज़ मतलब कि किया जाए, सिग्नेचर सबसे संस्तुति लिया जाए, तो उससे अच्छा है कुछ ज़रूरी पड़ा है तो अनुच्छेद 116 के क में ऐसा लिखा गया है कि आप लोकसभा के लेखा अनुदान के जरिए वोट ऑन अकाउंट पारित करके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, अग्रिम राशि मंजूर कर सकते हैं। और इसके लिए बजट विवरण में देना भी जरूरी नहीं रहता है, क्यों निकालें, क्या ये सब बजट में कितना खर्चा किया वो सब। तो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल क्या होता है? वित्त विधेयक तो वही नॉर्मल वाला जो संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है, जिस वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगने वाले वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय मतलब खर्च से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? नहीं होते हैं। वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि किसा क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो नहीं, वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रमाणित करने का अधिकार तो केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। ये प्रमाणित कौन करता है? जो वित्त विधेयक है धन विधेयक है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? पहले तो वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष उसको प्रमाणित करते हैं कि वो धन विधेयक है या फिर नहीं है, ठीक ना। पहले वो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो धन विधेयक अब क्या है? तो देखिए, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। राजस्व इकट्ठा करना, संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 में उपखंड क से 6 तक के उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 112 में है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। धन 110, वित्त 112। क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? नहीं। कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। आगे देखिए, तो अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड क से 6 तक में उल्लिखित है विषयों से संबंधित है विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, उसको साइन करना ही पड़ता है। चलिए आगे देखा जाता है अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किया जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या फिर वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा।
अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। बजट सत्र देखिए क्या होता है। तो वर्तमान में बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता है। वर्तमान में बजट सत्र जो है 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है, दूसरा हिस्सा 13 मार्च तक। तो वर्तमान में बजट सत्र जो है 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और पहला हिस्सा जो है 13 फरवरी तक चलता है, दूसरा हिस्सा 13 मार्च तक चलता है। 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती है। अरे बाप रे बाप, बजट सत्र जब चल रहा है ना, समझिए बजट सत्र कब से कब तक चलता है। तो शुरू हो जाता है 31 जनवरी से और पूरा 13 फरवरी तक चलता है। पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी, मात्र 14 दिन। फिर जब दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। और इसी समय बजट सत्र के दौरान कितना बैठक हो जाएगा? 27 बैठक हो जाता है बजट सत्र का। इस बजट सत्र इसलिए कहते हैं ना कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। तो 27 बैठकें होती है बजट सत्र में। कितना? 27 बैठकें होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व देखिए अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये 75 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद क्या होगा? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? तो 75 के 3 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद क्या होगा? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। ये आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार है। 75 के 3 के अनुसार है। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन में अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद के तुरंत पद त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए उसका जो है क्या होता है? तो उत्तरदायित्व होगा। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रख सकता है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसका मतलब वो मंत्रिपरिषद ठीक है। लोकसभा के विश्वास खोते हुए मंत्रिपरिषद तुरंत पद त्याग करना पड़ जाता है। तो जिसका बहुमत दल होता है वही तो उसी का मंत्रिपरिषद होता है। जाहिर सी बात है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा उसी का होता है वोट, जो जीतता है। आगे देखा जाए कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव ये क्या है? कटौती प्रस्ताव तो देखिए सत्ता पक्ष के द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत जो अनुदान है, प्रस्तुत अनुदान सत्ता पक्ष के द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष के द्वारा रखा गया प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। वाह क्या बात है! मतलब सत्ता पक्ष रखा है अपना स्वीकृति किस लिए? अनुदान के लिए। लेकिन विपक्ष का क्या करेगा? उस पर कटौती रखेगा कि नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कौन रखता है कटौती प्रस्ताव? तो विपक्ष रखता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए, सरकार की जो नीति है, सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष के द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती के प्रस्ताव किया जाता है। तो सरकार की नीति जो है, सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष क्या करता है? विपक्ष के द्वारा हमेशा ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। कितना? ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों को स्पष्ट उल्लेख किया जाए। जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव जो है मांग के मुद्दों को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, साफ सुथरा दिखाया जाए। तो कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? तो विपक्ष का नेता। अविश्वास प्रस्ताव बहुत आप लोगों ने सुना होगा। अविश्वास प्रस्ताव मतलब मुझे विश्वास नहीं है। तो देखिए, तो जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक ना, गड़बड़ा गया है, तब सदन में सरकार विश्वास खो चुका है ऐसा लग रहा है सामने वाला पार्टी को, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला देता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि अभी लोकसभा में जितना भी हैं सदस्य सदन में उनका बहुमत है। तो अब सामने वाला पार्टी जो है विपक्ष का क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है। 198 में क्या है? नियम 198 में है अविश्वास प्रस्ताव। यह केवल एक वाक्य का प्रस्ताव होता है जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है: यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। ऐसा बस बोल देना है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। यही एक लाइन है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 के 1 से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होता है। अगर प्रस्ताव पारित हो गया, सही मान लिया गया, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद क्या दे देंगे? त्यागपत्र दे देंगे। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में कम से कम
50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाने के सामने वाला पार्टी 50 को सदस्य होना चाहिए, तब जाके वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। नियम 198 के 2 के लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे देते हैं। 198 के 2 के तहत क्या दे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं। देखेंगे 50 सदस्य है, एंटी पार्टी का कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव, तो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उसके अब फिर से उसका क्या करेंगे, तो वोटिंग करेंगे कौन कौन है सहमत। तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। प्रस्ताव पेश हो गया तो उसके 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना जरूरी होता है। नियम 198 यही कहता है, अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड है 198, यह नियम है, आर्टिकल नहीं है, क्या है, यह नियम है। तो 198 1 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अध्यक्ष के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो सदस्य होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अध्यक्ष के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198 के 4 के तहत अध्यक्ष जो होता है चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करता है। चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। मतलब आधा से ज़्यादा अगर वोट पड़ गया सरकार के खिलाफ तो तुरंत सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बहुत पावर होता है अविश्वास प्रस्ताव में, लेकिन सब पार्टी रहता है तो क्यों भागेगा भाई दूसरा पार्टी, उसका जो बहुमत है। देखा जाए कुछ भी हो सकता है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन जो थे नेहरू सरकार थे उनके खिलाफ लाया था। किसने लाया था भाई, तो ये जेबी कृपलानी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। किसके खिलाफ, तो नेहरू जी के खिलाफ। कब, तो 1963 में नेहरू जी थे उसी समय। इसमें प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 को ही वोट पड़ा था। प्रस्ताव के पक्ष में कितना वोट, तो 62 वोट पड़ा, और विरोध में 367 वोट पड़ा। प्रस्ताव के विरोध में 347 वोट पड़ा था। तो ऐसे ही इनका बहुमत था, 62 को वोट पड़ा था प्रस्ताव के पक्ष में कि अविश्वास प्रस्ताव है, इस पक्ष में वोट पड़ा था 62 को निगेटिव में, और पॉजिटिव में 347 को पड़ा जो नेहरू की तरफ से था। तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की थी। कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना कौन किए थे, तो मोरारजी देसाई सबसे पहले 1978 में इनको गिरना पड़ गया था अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कौन लाए थे, तो जेबी कृपलानी लाए थे। किसके लिए, नेहरू जी के लिए 1963 में। फिर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मोरारजी देसाई के सामने 1978 में, तो वो गिर गए थे, उनका हार हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकार ने भी तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है, लेकिन हारे नहीं हैं लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव ने। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश कौन किया है, तो माकपा सांसद ने। माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ओहो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सांसद जो है ज्योतिर्मय बसु के नाम है। ज्योतिर्मय बसु के नाम है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जो है ज्योतिर्मय बसु सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। अब क्या है मूल प्रस्ताव, ये क्या होता है मूल प्रस्ताव, कितना सारा प्रस्ताव है जी, पढ़ते पढ़ते हमारा प्रस्ताव ख़त्म हो जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, नहीं तो दिमाग में क्या हो जाएगा, भूसा भर जाएगा। ज़्यादा भूसा भी भरना ठीक नहीं है। तो इनको इनमें से इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग याद कर लेंगे, एक दो बार पढ़ के, फिर अब नहीं है तो उसको पढ़ के आगे एक बार निकल जाएंगे। मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव हो गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है। इस अविश्वास प्रस्ताव कह रहा है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है, और यदि वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सी नंबर कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ये सब मूल प्रस्ताव में आता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव में क्या आता है, यही मूल प्रस्ताव है, विशेष अधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव जब उसे यह प्रतीत हो जाता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथा प्रस्तुत करके सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, तब जाकर विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। झूठा होने पे
संसद के सदस्य का झूठा प्रस्तुत करने पे विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये सब मूल प्रस्ताव में आता है। कौन कौन सा? ABCD। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है? स्थानापन्न प्रस्ताव, तो जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाए उसे स्थानापन्न प्रस्ताव, इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, या किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रश्न जो है, कोई भी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाता है, इसी दौरान वो प्रतिस्थापन प्रस्ताव लाया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य किसी भी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव लाकर वो प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करके उस पर विचार करवा सकता है, कोई भी सदस्य, इतना पावर है ना। संशोधन प्रस्ताव देखा जाए, संशोधन प्रस्ताव, तो यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव 4 गो है, हम लोग कौन कौन सा देखे थे मूल प्रस्ताव, यही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो देख लिए थे हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो हटाया या बनाने के लिए जो प्रस्ताव है उसको बोला जाता है। चौथा में विशेष अधिकार प्रस्ताव, ये सारा मूल प्रस्ताव में आता है। चलिए आगे देखा जाए अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव क्या होता है? तो जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाए, कोई भी समय नियत नहीं है, तो उस अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बिना दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है, अनियमित दिन वाला प्रस्ताव, कोई भी समय से नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अध्यादेश। अध्यादेश आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान मतलब हटना, सत्रावसान मतलब खत्म होना, समाप्त होना, क्या होना? समाप्त होना। सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषय से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या फिर विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्त्य योग्य नहीं रह जाती। अध्यादेश में निहित विधि जो है, निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब। निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने सुना होगा। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद करना, हंसना, रोष व्यक्त करना, ये सब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष को बोलेगा आप कर सकते हैं तब जाके किया जाएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव है ना, किसी का मजाक उड़ाना, निंदा करना। धन्यवाद प्रस्ताव हम लोग देखे थे। धन्यवाद प्रस्ताव ये सब मूल प्रस्ताव में था। तो राष्ट्रपति के जो अभिभाषण देते हैं उसके बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि अभिभाषण के विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में जो अभिभाषण होता है, विषय वस्तु जो लिखा जाता है उस पर सरकार उत्तरदायी होता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हम लोग देख लिए थे। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मतलब फिर से देखिए, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वो भी सेम टू सेम अविश्वास के जैसा ही है। विश्वास प्रस्ताव लाइए फिर अविश्वास प्रस्ताव लाइए, सब में बहुमत का समर्थन देखने के लिए ही किया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है, विश्वास है हम के अपने। अच्छा तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? उस खुद जो पार्टी में है वही लाएगा। और अविश्वास कौन लाएगा? तो एंटी पार्टी वाला लाएगा। विश्वास प्रस्ताव को पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर क्या है? देखिए, सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों के लिए होता है। सदन में जो आगे का स्थान किसके लिए होता है? मंत्री के लिए होता है। संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहता है। संसद के जो सचिव हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं, उसके लिए वो आरक्षित रहता है सदन के आगे का स्थान। वैसे लिखा है इसमें बैक बेंचर, लेकिन
सदन के जो आगे का स्थान प्रायः मंत्री संसद के बीच सचिव और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा सब आगे बैठते हैं, अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी, जो भी बड़े बड़े नेता हो गए, या फिर जो विरोधी दल का नेता है राहुल गांधी, सब आगे बैठता है। नाम है बैक बेंचर, नहीं कि बैठता है सब आगे, ध्यान में रखना है, उल्टा है। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे का स्थान किसके लिए? तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं, पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है। ओ माय गॉड, ये तो सही लिखा है, पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है, ठीक ना। बुलेटिन क्या है? बुलेटिन देखिए, बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उसे बुलेटिन कहा जाता है। बुलेटिन क्या है? तो बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांग और को नियत तिथि तक निपटाया गया हो या फिर बिना चर्चा के मतदान में के लिए रखा गया हो, वो बोला जाता है बुलेटिन। न निपटाया गया हो और चर्चा के लिए मतदान के लिए रखा गया हो, उसे बुलेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुलेटिन बोला जाता है। काकस क्या होता है? तो देखिए, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल है या फिर गुट है, उसके प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से क्या होता है? तो पूरा दल संचालित होता है। त्रिशंकु संसद देखिएगा, आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद मतलब तीनों तरफ से। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। त्रिशंकु में क्या मिलता है? दल बदल वाले को, जो कुप्रवृत्ति वाले होते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही है। त्रिशंकु संसद बोला जाता है। यह आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में होता है, ठीक ना। आम चुनाव हो गया, मान के चलिए, तो राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, अब वो इधर उधर से पार्टी जोड़ के बनाएगा, तो उसी को बोला जाता है त्रिशंकु संसद, ठीक ना। नियम 193 क्या कहता है? तो इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकता है। वही हम लोग देखे थे पीछे, नियम 193 था, इसमें 1, 2, 3 करके जोड़ा गया था, और मतलब कि चर्चा की मांग कर सकता है, मतलब तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकता है नियम 193 के तहत। यह नियम 1953 ईस्वी में बनाया गया था। अच्छा, 193 है तो 1953, वाह। तो यह नियम जो था ना 1953 के में बनाया गया था, नियम 193, और इससे सदन की नियमावली में अविलंब जो होता है, चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती, इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता, केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसे? न्यायपालिका को। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायपालिका को। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल के द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकता है। संविधान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, कोई भी आदेश संविधान के अगर प्रतिकूल है तो उसको निरस्त घोषित कर देगा। कौन? कार्यपालिका। अच्छा सॉरी, कार्यपालिका द्वारा दिया गया जो आदेश है वो संविधान के प्रतिकूल है तो उसको जो है न्यायिक पुनर्विलोकन क्या कर सकता है? तो निरस्त घोषित कर सकता है। न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित गई विधियां जो भी है या फिर कार्यपालिका द्वारा किया गया जो आदेश है जो संविधान के अनुकूल नहीं है उसको निरस्त कर देगा। कौन? न्यायालय। ध्यान रखना है। गणपूर्ति कोरम क्या होता है? तो सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं हो तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। गणपूर्ति नहीं है, सब कोई घरे जाइए। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। अध्यक्ष तभी आएगा जब गणपूर्ति हो जाती है, तब तक कोई भी नहीं करेगा। अध्यक्ष तथा पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है तब, मतलब 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति। प्रश्नकाल आ गया ना, प्रश्नकाल
सबसे पहले दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में शुरुआत में ही 1 घंटे तक प्रश्न किया जाता है। उसके बाद शून्यकाल आता है 12 से 1, पहले था, अब 1 से 2 हो गया। तो पहले आता है शुरुआत में प्रश्नकाल। ये दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे के प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह देखा जाए दोस्तों, क्या है दबाव समूह? तो व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित क्या होते हैं? जिनके हित समान होते हैं, दबाव समूह कहे जाते हैं। ये दबाव समूह क्या है? तो व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जिनके हित समान हो, जिनके हित में क्या हो, समान होते हैं, दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप जो होते हैं अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। अपने ग्रुप हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र देखिए, तो एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत। मतलब कि कोई विधानमंडल है राज्य का, तो एक विधानमंडल के जो कार्यकाल है, विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति हो गया, समझ रहे हैं ना, तथा दूसरा विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत हो रहा है, इसी बीच के काल को पंगु कहा जाता है। मतलब पहला वाला विधानमंडल खत्म हो गया, अब दूसरा आने वाला है, अब इस समय कोई बीच में समय रहेगा ना, उसी समय को पंगु सत्र कहा जाता है। ठीक ना। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है, भारत में नहीं है। पंगु सत्र भारत में नहीं है, बस पढ़ लीजिए। पंगु सत्र होता है, यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। पंगु सत्र हम लोगों ने पहले ही क्या कर लेते हैं, जब तक दूसरा नहीं आता है तब तक पहला चलते रहता है, भंग नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में भंग करके नया जब तक नहीं बना तब तक बीच में पंगु सत्र चलता है। वाह। सचेतक व्हिप देखिए, सचेतक क्या है? राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। सचेतक की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक संसदीय दल के द्वारा किया जाता है। सचेतक की नियुक्ति किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में, किसी भी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। तो सचेतक के निर्देश के विरुद्ध जो है, सचेतक के निर्देश के विरुद्ध मतदान जो करने वाला सदस्य होता है, उस सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत क्या किया जाता है? कार्रवाई किया जाता है, जो सचेतक के निर्देश के विरुद्ध है मतदान किया हो। ठीक ना। राजनीतिक दल के अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों का मतदान विषयक निर्देश देता है और उसके खिलाफ जो चला गया उसको कार्रवाई किया जाता है। चलिए, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आया। अब हम लोग को पढ़ना है, 1 घंटा हो गया। ये 48 लास्ट टॉपिक बचा है हम लोग का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। और इसमें से बस इम्पोर्टेंट, अच्छा एक और है, संविधान के किए गए प्रमुख संशोधन भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सारा याद करना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट हम लोग बस इसको याद करेंगे, ठीक है ना। सारा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।